Hello friends, my name is Yogesh Waheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो से हमने टैक्स ऑडिट की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप पे टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। इस वीडियो में हमने कंप्लीटली ये डिस्कस किया था कि कब कब आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी और कब आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। उस वीडियो में हमने साथ साथ ये भी बात की थी कि टैक्स ऑडिट के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे यहाँ से रेफर कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको टैक्स ऑडिट के अंदर जो फॉर्म्स फाइल करने हैं उनमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको हम आज ये बताएंगे कि फॉर्म 3CA आपको कब फाइल करना है एंड फॉर्म 3CB आपको कब फाइल करना है। लास्ट वीडियो में हमने आपको ये चीज बताई थी कि टैक्स ऑडिट के दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 3CA एंड फॉर्म 3CB। फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD उन्हें फाइल करना होता है जिनकी किसी और लॉ में भी ऑडिट होती है, और फॉर्म 3CB उन असेसिस को फाइल करना होता है जिनकी किसी अदर लॉ में ऑडिट नहीं होती। मींस कि वो अपनी ऑडिट सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कराते हैं। हम बात करेंगे कि किन किन केसेस में आप फॉर्म 3CA देंगे और किन केसेस में आप फॉर्म 3CB देंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन कंपैरिजन इन फॉर्म 3CA एंड 3CB। अगर हम इसके लीगल गाइडेंस की बात करते हैं, सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट लिस्ट आउट द केसेस इन विच असेसिस आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये हम लास्ट वीडियो में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां जाके ये देख सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द सेम, फॉर्म 3CA 3CB along with form 3CD. Form 3CA and 3CB is the audit report and Form 3CD में कुछ पर्टिकुलर्स बताए हुए हैं इनकम टैक्स ने, जिन पर्टिकुलर्स की टू यू एंड करेक्टनेस पे किसी ऑडिटर को अपनी ओपिनियन देनी है। Form 3CA and Form 3CB along with Form 3CD has been notified by the income tax department। जो फॉर्म 3CD है वो कॉमन फॉर्म है फॉर्म 3CA के लिए भी और B के लिए भी। डिफरेंस किसमें है, फॉर्म 3CA में और फॉर्म 3CB में, और वो क्यों रखा गया है आपको भी पता लगेगा इसके बारे में। जिन असेसिस की किसी अदर लॉ में भी ऑडिट है उन्हें फॉर्म देना है फॉर्म 3CA एंड फॉर्म 3CD, और जिन असेसिस की किसी अदर लॉ में ऑडिट नहीं है, जैसे कि आप कंपनीज की बात करते हैं तो उनको कंपनीज एक्ट में अपनी मैंडेटरी ऑडिट करानी पड़ती है। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर के अबव लिमिट्स होने पे उन्हें अपनी LLP एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी पड़ती है। इन असेसिस के लिए अगर इनकी ऑडिट होनी है तो इन असेसिस के लिए हम फॉर्म 3CA की बात करते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करेंगे, तो उन्हें किसी अदर लॉ में अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करानी होती है। ऐसे असेसिस को देना होता है फॉर्म 3CB एंड फॉर्म 3CD। अब यहां से आपको एक कंफ्यूजन आ सकती है कि जब आप अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट करा चुके हैं तो इनकम टैक्स एक्ट आपको दोबारा से ऑडिट कराने को क्यों बोल रहा है। मीनिंग देयर बाय, आप कंपनीज एक्ट में अपना ऑडिटर अपॉइंट करते हैं सेक्शन 139 में, और उस ऑडिटर से अपनी स्टैट ऑडिट कराते हैं जो सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है। अब आप कहेंगे कि एक फॉर्म 3CA प्लस 3CD हम इनकम टैक्स में आके भी दे रहे हैं तो हमें तो डबल ऑडिट करानी पड़ रही है, स्टैट ऑडिट भी एज वेल एज टैक्स ऑडिट भी। क्या ऐसा ही होता है? द आंसर इज नो। आप देखिए, व्हेन द असेसी इज हैविंग ऑडिट अंडर अदर लॉ, व्हाई टू हैव अ ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट अगेन इन फॉर्म 3CA। अगर आप सेक्शन 44AB जाके ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, जिस प्रोविजो में बोला गया है कि अगर किसी असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी अदर लॉ में ऑडिट करवाया है तो उन्हें दोबारा से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। वो चाहें तो ओनली अपना फॉर्म 3CD का पर्टिकुलर्स फिल करके देख सकते हैं। मींस सेक्शन 44AB फर्दर प्रोवाइड्स दैट वेयर एन असेसी इज हैविंग ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, मींस कंपनीज, मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, then it will be sufficient
that such person gets his accounts audited under that law and submit the particulars in form 3CD with form 3CA. It means जब भी मैं फॉर्म 3CA प्लस फॉर्म 3CD दूंगा उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट की साइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स ऑडिटर के नहीं है। टैक्स ऑडिटर को तो सिर्फ जो फॉर्म 3CD के पर्टिकुलर्स हैं सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर्स को वेरीफाई करना है, उनकी टू यू एंड करेक्टनेस देखनी है, अपनी रिपोर्ट फॉर्म 3CA में दे देनी है, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फॉर्म 3CB की बात करते हैं अलॉन्ग विद फॉर्म 3CD, उस केस के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की बात करें, एचयूएफ की बात करें, तो उन केसेस के अंदर ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पहले ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट करके उसकी टू यू एंड फेयर ओपिनियन देनी पड़ती है टैक्स ऑडिट के फॉर्म में ही, फॉर्म 3CB में ही, और साथ साथ उसे फॉर्म 3CD के पर्टिकुलर्स पे टू यू एंड करेक्टनेस की ओपिनियन देनी पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो आप अगर हमारे प्रेजेंटेशन में पीछे देख पाएं तो आपको ये पता लगेगा कि हमने फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB के जो फॉर्मेट्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए उन दोनों को कंपैरेटिव वे में रख दिया है। हम अब इसको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे, उससे आपको ये पता लगेगा कि फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB में मेजर चेंजेस हैं। फॉर्म 3CA उन्हें देना होता है जिनकी किसी अदर लॉ में ऑडिट होती है, और फॉर्म 3CB उन्हें देना होता है जो अपनी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में करवाते हैं। तो हम फॉर्म को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है फॉर्म 3CA और यहां लिखा है फॉर्म 3CB। सो फर्स्टली फॉर्म 3CA दिया गया है, बोला गया है ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन अ केस वेयर द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। और फॉर्म 3CB की बात करें तो वहां क्या बोला गया है, इन केसेस रेफर्ड इन क्लोज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 6G। इट मींस जिनकी ऑडिट ओनली इनकम टैक्स एक्ट में होनी है उनके लिए फॉर्म 3CB प्रिस्क्राइब किया गया है। फॉर्म 3CA की स्टार्टिंग लाइंस पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि यहां पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे हैं। बोला गया आई तब लगाएंगे आप जब कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑडिट कर रही है, और वी आप तब लगाएंगे जब कोई पार्टनरशिप फर्म या LLP ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी ऑडिट कर रहे हैं, उस केस में वी लगेगा। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑडिट कर रही है तो आई लगेगा। सो आई वी रिपोर्ट दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ मैसर्स के बाद आप लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ असेसी। सो बोला गया आई वी रिपोर्ट दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ मैसर्स सो एंड सो name and address of the assessee with PAN number or other number was conducted by me, us और मैसर्स। यहां पे देखो आप मी एंड अस नहीं दिया गया, मी अस एंड मैसर्स। समझते हैं इसको। केस 1 हो सकता है मैं एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मैंने ही उस कंपनी का स्टैट ऑडिट किया, मैंने ही उस कंपनी का टैक्स ऑडिट किया, तो मैं लिखूंगा आई रिपोर्ट दैट और बाद में लिखूंगा कंडक्टेड बाय मी। केस नंबर 2, मैं एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, मेरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे मैंने उस कंपनी का स्टैट ऑडिट किया और उसके बाद उसका टैक्स ऑडिट किया, तो मैं लिखूंगा वी रिपोर्ट दैट एंड साथ साथ लिखूंगा कंडक्टेड बाय अस। सपोज कीजिए केस नंबर 3 में कि स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ कंपनी किया ABC एंड एसोसिएट्स ने, और मैंने सिर्फ टैक्स ऑडिट किया पार्टनरशिप फर्म की कैपेसिटी में, मींस आई एम अ पार्टनर इन अ फर्म, और मैंने उस कंपनी का सिर्फ टैक्स ऑडिट किया है जबकि उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट किसी ABC एसोसिएट ने किया है। तो मैं लिखूंगा वी रिपोर्ट दैट और आगे लिखूंगा कंडक्टेड बाय मैसर्स। इट मींस चाहे मैं ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं और टैक्स ऑडिटर हूं, मुझे तो भी फॉर्म 3CA देना है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं साइन कर रहा हूं वो मैं स्टैट्यूटरी लॉ के हिसाब से यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कर रहा हूं। इनकम टैक्स के हिसाब से मुझे तो भी फॉर्म को साइन नहीं करना है। अगर रिपोर्ट किसी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने दी है स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो हम यहां पे ये लिख देंगे कि हम इसका टैक्स ऑडिट कर रहे हैं और इसका स्टैट्यूटरी ऑडिट उस फर्म ने किया है। सो वी रिपोर्ट दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ मैसर्स सो एंड सो was conducted by Messrs so and so या by me या us in pursuance of the provisions of the
एक्ट। अब यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन आती है कि हमने इनकम टैक्स एक्ट लिखना है। द आंसर इज नो। अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट हुआ है तो आप लिखेंगे कंपनीज एक्ट। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ऑडिट हुआ है तो आप लिखेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एंड वी अनेक्स हियर टू अ कॉपी ऑफ माई, अगर स्टैट ऑडिट मैंने की है तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट है वो। अगर पार्टनरशिप फर्म की कैपेसिटी में की है तो हम लिखेंगे आवर ऑडिट रिपोर्ट। अगर किसी और फर्म ने स्टैट ऑडिट की है तो उस केस में हम लिखेंगे देयर ऑडिट रिपोर्ट डेटेड। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट की डेट होगी जो कंपनीज एक्ट या एलएलपी एक्ट के हिसाब से दी होगी, हम उसकी डेट लिखेंगे। यहां पे आगे लिखेंगे अलोंग विद द कॉपी ऑफ ईच ऑफ नंबर 1 ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से लेके एंड ऑफ द पीरियड तक। पार्ट 2 क्या है? द ऑडिटेड बैलेंस शीट एज एट। भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहे हैं, हम बैलेंस शीट दे रहे हैं, एंड डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड बाय द सेड एक्ट to be part of or annex to the profit and loss account, income and expenditure account and balance sheet। तो अगर हम समराइज्ड फॉर्म में बात करें तो फॉर्म 3CA हमें यह बोल रहा है कि जब भी आप अपना फॉर्म देंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि स्टैट ऑडिट किसने की है और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन की गई हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप उन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स को अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच कर देंगे और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप दोबारा से साइन नहीं करेंगे। जबकि हम अगर फॉर्म 3CB की बात करते हैं तो उसका पॉइंट नंबर 1, 2, 3 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि आप इसके अंदर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने वाले हैं और आप यहां पे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्चुअल में ऑडिट करेंगे। पढ़ के देखते हैं फॉर्म 3CB हमें क्या बोलता है। फॉर्म 3CB हमें बोलता है IV हैव एग्जामिन्ड, यहां हमने लिखा एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट की डेट लिखेंगे, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम टू एंडिंग ऑन दिस पीरियड अटैच्ड हियर विद। वहां पे हमने लिखा था कि रिपोर्ट मैंने दी है स्टैट ऑडिट की या किसी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दी है। यहां पे हम लिख रहे हैं IV हैव एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अटैच्ड हियर विद ऑफ दिस फर्म, दिस इंडिविजुअल, दिस HUF, दिस कंपनी। अभी मैं बात करूंगा मैं 3CB में भी कंपनी की बात क्यों कर रहा हूं या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात क्यों कर रहा हूं। तो यहां पे हम उनका नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, पैन नंबर लिखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया कि मैंने एग्जामिनेशन की है बुक्स ऑफ अकाउंट की। सेकेंड पॉइंट पे मैंने बताया IV सर्टिफाई दैट द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस एट दिस एंड ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस मींस। सेकंड पॉइंट पे मैंने बताया कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट के एग्रीमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं। आप कंपनीज एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 143 हमें सेम पॉइंट बोलता है कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट के एग्रीमेंट में है या नहीं। लेकिन हमने 3CA में तो ये बात डुप्लीकेट दोबारा से नहीं की क्योंकि हम दोबारा से उसका ऑडिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3CB में हमने सेकंड पॉइंट में यही बात की है। अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है IV रिपोर्ट दैट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कमेंट डिस्क्रिपेंसीज इनकंसिस्टेंसीज इफ एनी। तो जो भी आपको डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, क्वालिफिकेशंस देनी है, एडवर्स ओपिनियन देनी है, आप पैराग्राफ 3A में देंगे। 3B स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू अबव, इट मींस सब्जेक्ट टू द एडवर्स ऑब्जर्वेशंस रिपोर्टेड इन A अबव। Point number A, B, C. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge believe were necessary for the purpose of audit। आप देखेंगे सेक्शन 143 की आप अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट निकाल के देखिए। जो कंपनीज एक्ट की ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन 143 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वही सेम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पैराग्राफ नंबर 3B में दी गई हैं। सेकेंड पॉइंट है इन आवर ओपिनियन proper books of accounts have been kept by the head office and branches of the assessee so far as appears from our examination of books। Point number C, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said documents read with the notes thereon, if any, give a true and fair view। काफी लोगों को लगता है कि बैलेंस शीट जो हम साइन करते हैं टैक्स ऑडिट के हिसाब से वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू के हिसाब से होती है, लेकिन
यहां पे अगर आप देखेंगे तो बोला गया है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सर्टिफाई करेंगे दैट विल बी एज पर ट्रू एंड फेयर व्यू। इट मींस चाहे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में बैलेंस शीट साइन करें या फिर इनकम टैक्स एक्ट में बैलेंस शीट साइन करें, दोनों बैलेंस शीट ही ट्रू एंड फेयर व्यू से ही होंगी। सो आप यहां पे देख सकते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ नंबर 1 पॉइंट, बैलेंस शीट के केस में स्टेट ऑफ अफेयर्स का एंड प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ईदर प्रॉफिट का या लॉस का एज द केस में भी। सो वहां का फर्स्ट पॉइंट यहां के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को कवर करता है, क्योंकि वहां पे तो हमने स्टैट ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट दे दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, और यहां पे हमने उसकी इनकम टैक्स में जो ऑडिट की उस ऑडिट की रिपोर्ट को पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 में दिया। फॉर्म 3CA का पैराग्राफ नंबर 2 एंड फॉर्म 3CB का पैराग्राफ नंबर 4 बोथ आर सेम। आप देखिए पैराग्राफ नंबर 2 और फॉर्म 3CA में लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB इज अनेक्स्ड हियर विद इन फॉर्म 3CD। अगर आप पैराग्राफ नंबर 4 देखेंगे 3CB का सेम पैराग्राफ है कि द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB इज अनेक्स्ड हियर विद इन फॉर्म 3CD। उसके बाद क्या है पैराग्राफ नंबर 3 फॉर्म 3CA का एंड पैराग्राफ नंबर 4 फॉर्म 3CB का, ये भी मोर और लेस सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसके बीच में। सो पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ फॉर्म CA हमें बोलता है इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर एग्जामिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द पर्टिकुलर्स गिवन इन द सेड फॉर्म 3CD आर ट्रू एंड करेक्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे हम वो सब ऑब्जर्वेशंस लिख देंगे जो हमें फॉर्म 3CD के अंदर आई हैं, उसके बाद सिर्फ साइन का काम रह जाएगा। अगर हम पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं विच इज सिमिलर टू पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ फॉर्म 3CA, पैराग्राफ नंबर 4 हमने बात की थी सेकंड जैसा है, एंड पैराग्राफ नंबर 5 अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट की एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस ऊपर दे चुके हैं, इसलिए हमने यहां पे एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का पॉइंट हटा दिया है, और यहां पे सिर्फ यही चीज गवर्नमेंट ने लिखी है कि इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द particulars given in the said form 3CD are true and correct subject to the following observations qualifications। so हम बोल सकते हैं 3CB के अंदर दो हेड में क्वालिफिकेशंस आती हैं, नंबर 1 जहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस देंगे, और नंबर 2 जहां पे हम फॉर्म 3CD से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और जनरल कमेंट्स देंगे अपनी। अगर हम फॉर्म 3CA की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही जगह है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 जहां पे हम एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड एज वेल एज जो हम फॉर्म 3CD से रिलेटेड हमें जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं वो सब हमें पैराग्राफ नंबर 3 में देनी पड़ेंगी। सो होप अब आपको ये चीज पता लग जाएगी कि फॉर्म 3CA के अंदर और फॉर्म 3CB के अंदर जब आप अपने ऑडिट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो क्या चेंज होता है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है जब आप फॉर्म 3CA को सर्टिफाई करेंगे, लेकिन फॉर्म 3CB के अंदर आपको सभी पर्टिकुलर्स देखने हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसा सोचते हैं कि जो फॉर्म 3CA और CB की ऑडिट है उस केस में सिर्फ फॉर्म 3CD के सभी पर्टिकुलर सही जाने चाहिए। द आंसर इज नो। जो फॉर्म 3CB की ऑडिट है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सभी पार्ट ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से होने चाहिए, और साथ साथ वो एग्रीमेंट में होने चाहिए फॉर्म 3CD में जो हम पर्टिकुलर्स दे रहे हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन करेंगे जो कि हमें क्या बताता है। देखिए, वेदर इन केस ऑफ कंपनीज या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑलवेज हमें फॉर्म 3CA देना होता है, या हम कंपनीज एंड LLPs के केस में भी फॉर्म 3CB दे सकते हैं। आप बताइए, हमने अभी बात की कि कंपनीज और LLPs इनकी किसी और लॉ में ऑडिट होती है, इसीलिए हमें इनका फॉर्म 3CA देना होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां हम कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फॉर्म 3CA ना देके फॉर्म 3CB देते हैं। अब हम इस अपनी डिस्कशन को लिंक करते हैं कंपनीज एक्ट से एंड LLP एक्ट से। अगर आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 देखेंगे
तो सेक्शन 2 में जहां फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन लिखी हुई है, सो बोला गया है कि जो भी कंपनीज 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट होती हैं, मींस जो कंपनीज 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में इनकॉर्पोरेट होती हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर इस 31 मार्च को एंड नहीं होगा, उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट 31 मार्च को एंड होगा। अगर हम अपने एग्जांपल में देखें, अपने फाइनेंशियल ईयर में देखें, तो जितनी भी कंपनीज 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उन्हें अपनी 31 मार्च 22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी है, उनकी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी 31 मार्च 2023 पे। अब कंफ्यूजन क्या आती है, मान लीजिए कोई कंपनी 1 जनवरी 2022 को इनकॉर्पोरेट हुई और उस कंपनी ने अपना रेवेन्यू 20 करोड़ रुपए का किया। अब इस केस में वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 3 महीने की नहीं बना सकती, क्योंकि हमें कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 पे एंड होगा। लेकिन टैक्स ऑडिट के अंदर तो हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो वो 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 2022 के बीच का गिना जाएगा। सो ऐसे केस में मुझे उस कंपनी की टैक्स ऑडिट तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्टैट ऑडिटर उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करेगा। सो इन केसेस के अंदर हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी। ऐसे में हमें इस कंपनी का फॉर्म 3CA नहीं देना है, हमें ऐसी कंपनीज का फॉर्म 3CB देना है। अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, तो जैसे कंपनीज एक्ट में बोला जाता है कि जो कंपनीज 1 जनवरी 22 से 31 मार्च 2022 के बीच में बनी हैं, उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2023 तक। अगर यही बात हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में करते हैं, तो उस लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट में बोला गया है कि जितनी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स 1 अक्टूबर 2021 से लेके 31 मार्च 2022, यानी कि जो कंपनीज एक्ट में 3 महीने का टाइम लिमिट है, यहां पे वही टाइम लिमिट 6 मंथ्स का है। सो जितनी LLPs 1 अक्टूबर 21 से लेके 31 मार्च 22 के बीच में बनी हैं, उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 पे एंड होगा। अगर ऐसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का हमें 31 मार्च 2022 तक वाले पीरियड के लिए ऑडिट करना पड़ता है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, तो ऐसे केस के अंदर हम उस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फॉर्म 3CA नहीं देंगे, हम फॉर्म 3CB देंगे। अब बात अगर हम सेकंड चीज और देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, सो आप लोगों को पता है कि LLPs अगर कोई प्रोफेशनल फर्म्स हैं, सो उनको 50% का अपना ग्रॉस रिसीट का इनकम दिखानी पड़ती है सेक्शन 44 ADA के हिसाब से, अदरवाइज उन्हें अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। सपोज कीजिए कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 5 लाख रुपए का और जिसकी टर्नओवर है 30 लाख रुपीस की, लेकिन वो अपना प्रॉफिट सपोज कीजिए शो करते हैं 5 लाख रुपीस का। अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं तो 40 लाख से कम का टर्नओवर है एंड 25 लाख से कम की कंट्रीब्यूशन है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हमें बोलता है कि इस केस के अंदर आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होगी, क्योंकि लोअर प्रॉफिट्स की वजह से एक टैक्स ऑडिटर को टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी। ऐसे केस में क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी, तो मुझे फॉर्म 3CB देना पड़ेगा ऐसी LLP का, मैं फॉर्म 3CA नहीं दे सकता। Point number 3, report of statutory auditor is not available till the due date of tax audit report। आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कोई डिस्प्यूट हो गया है या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऑफिस में अनफॉर्चुनेटली कैजुअल वैकेंसी आ गई है, या कोई भी ऐसा केस है व्हाटसोएवर जिस वजह से स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप वेट मत कीजिए कि अभी तक स्टैट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को साइन नहीं किया है, इस वजह से मैं भी अपनी टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता। नहीं, आप अपनी टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CB में दे सकते हैं। ऐसे केस के अंदर आपको उस कंपनी की, उस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करना पड़ेगा और उसके बेस पे अपनी रिपोर्ट फॉर्म 3CB में देनी पड़ेगी विदाउट वेटिंग फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू गिव हिज रिपोर्ट। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले पार्ट्स में अब क्लोज बाय क्लोज अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि टैक्स ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्लोज कौन से हैं और उसकी रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।